फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज मैं आपके लिए पर्यावरणीय भूगोल लेकर आई हूं, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस वीडियो से बाद आपको 2 से 3 अंक पक्का मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का क्या नाम है? तो सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का प्रशांत महासागर नाम है। प्रशांत महासागर, इसका क्षेत्रफल 16,572 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। आकृति इसकी कैसी है? आकृति इसकी त्रिभुजाकार है और इसकी जो औसत गहराई है वो गहराई कितनी है? तो इसकी औसत गहराई 4,572 मीटर चौड़ी है और 16,785 किलोमीटर तथा इसकी जो चौड़ाई थी 16,785 किलोमीटर है तथा इसकी जो लंबाई है वो लंबाई आप कह सकते हैं कि इसकी लंबाई 14,880 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र महासागर है, हिंद महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है और आर्कटिक महासागर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती हैं? तो प्रचलित हवाओं के कारण चलती है, पृथ्वी के घूर्णन और समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन के कारण चलती है, वायुदाब के कारण चलती है, वाष्पीकरण एवं वर्षा के कारण चलती है और तापांतर के कारण भी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तो जो पेड़ों की कतारों के बीच में जो फसलें उगाई जाती हैं उससे हम लोग तोंग्या प्रणाली कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो तोंग्या, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलों को उगाने की प्रणाली को हम लोग ने जान लिया कि तोंग्या मतलब प्रणाली कहते हैं। अब तोंग्या जो है वो एक बर्मी शब्द है, इसका अर्थ होता है पहाड़ों पर खेती। इसके बारे में 1890 में डॉक्टर ब्रैंडिस ने बताया था। पेड़ों के बीच में पौधों या फसलों को उगाया जाता है। यह प्रणाली पहाड़ी इलाके में लगाया जाता है। जब पेड़ बड़े या घने हो जाते हैं तो बिरल जगह फसल उगाते हैं। झूम कृषि पेड़ों को काट कर करते हैं, ये जंगली क्षेत्र में किया जाता है। अब देखा जाए तो झूम खेती होती क्या है? तो झूम खेती कहाँ की जाती है? तो झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि झूम खेती होती क्या है। देखिए, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी है वो उग जाता है, उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, उन्हें काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है और जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। इसी को हम झूम खेती कहते हैं। अगर इसको दूसरी भाषा में समझें तो सोच सकते हैं या कह सकते हैं कि झूम खेती पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित होती है। ऐसी कृषि को हम लोग स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वास्तव में इस प्रकार की कृषि में जंगलों एवं झाड़ियों को साफ कर मैदान बनाया जाता है, तत्पश्चात खेती की जाती है तथा उस जगह की उर्वरा शक्ति के समाप्त होने पर पुनः दूसरी जगह जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं और ऐसी ही कृषि को हम लोग झूम कृषि कहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि झूम खेती कहाँ होती है, पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में झूम खेती होती है। अब ये है कि ये जो झूम खेती है यह अस्थायी कृषि पद्धति होती है तथा यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, जिनमें कि मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्य हैं। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई कर कृषि की जाती है। जैसे ही वहां की मृदा से उर्वरता समाप्त होती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हरित क्रांति। हरित क्रांति है क्या? तो इस क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीक के सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? ये देखिए, थोड़ा सा ये गलत हुआ है, यहाँ पे होगा हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो वो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और भारत के डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम मोनकोम्बू संभाशिवन स्वामीनाथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पीली क्रांति किसे कहते हैं? तो पीली क्रांति को हम लोग जानते हैं, पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास से संबंध रखती है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति नाम से ही पता चल रहा है कि ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति, इसमें भी मछली
उत्पादन से, गुलाबी क्रांति मांस व्यापार से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, भूरी क्रांति गैर परंपरागत ईंधन से, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना से संबंधित है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो काली मिट्टी, काली मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है। यह उपजाऊ भी होती है, ह्यूमस की मात्रा इसमें लेकिन कम होती है। अब देखा जाए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी को हम लोग इंग्लिश में एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। भारत के भूभाग के लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। इस मिट्टी में पोटाश, फॉस्फेरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह उपजाऊ होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ठीक है, यह मिट्टी कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी नाम से जानते हैं। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? तो कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की यह विशेषता होती है कि मिट्टी के लवण सांद्रता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रबी फसल कब बोई जाती है? तो रबी फसल शरद ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है। खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है। देखा जाए तो रबी फसल में आते क्या क्या हैं? अगर रबी फसल की बात करते हैं तो हमारा गेहूं रबी में आता है, हमारा चना रबी की फसल में आता है, मटर हो गया, आलू हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, ये सब रबी फसलें हैं। नेक्स्ट है हमारा खरीफ फसल कब काटी जाती है? तो खरीफ फसल अक्टूबर और नवंबर के महीने में काटी जाती है। रबी फसल कब काट ली जाती है? तो रबी फसल मार्च और अप्रैल के महीने में काटी जाती है। अगर अब हम बात करें कि खरीफ फसल में क्या क्या आता है, तो चावल ये हमारा क्या है? ये हमारा खरीफ फसल है। मक्का भी हमारा खरीफ फसल है। कपास भी है। इसी तरह से अरहर, प्याज, मूंगफली और ये सब हमारी खरीफ की फसल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेत की मृदा कैसी हो जाएगी? जाहिर सी बात है, रेगुलर धान की फसल उगा रहा है तो ऐसा करने से उसकी जो मृदा है खेत की वो बंजर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बागवानी के लिए कौन सी प्रकार की उर्वरक उपयोगी होती है? तो बागवानी के लिए वर्मी कंपोस्ट नाम की उर्वरक बहुत उपयोगी होती है। बागवानी कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, कंदमूल, फसलें, फूल आदि को उगाया जाता है। इस कृषि में मृदा को बचाने एवं उपजाऊ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि किसान अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें तथा रासायनिक खाद यानी कि यूरिया, सोडियम फॉस्फेट, DAP का प्रयोग कम से कम किया जाए। किसानों को चाहिए कि वर्मी फॉर्म कंपोस्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करें और वर्मी फर्मा केंचुओं के द्वारा तैयार किया जाता है। वर्मा फार्म जो है वो केंचुओं के द्वारा ही तैयार किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं में देखा गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। जबकि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय डॉक्टर स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति के सबसे अधिक लाभ गेहूं को ही हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।